Hello everyone. So today we are going to continue our lecture. तो आज हम लोग लेक्चर 11 की बात करेंगे और आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। आज हम लोग फ्लो वर्क देखेंगे। अभी तक हम लोग नॉन फ्लो वर्क देख रहे थे, जो हम लोग पीडीवी कर रहे थे। पीडीवी, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी वर्क डन, वो नॉन फ्लो वर्क था। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे फ्लो वर्क की। आज आपका थर्मोडायनेमिक्स का 11वां लेक्चर है। आज आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो गया, और कंप्लीट मतलब हो जाएगा इस लेक्चर के बाद। और फिर उसके बाद आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं, वो तो मतलब 1.5-2 घंटे में हो जाएगा। मीन्स एक ही लेक्चर और उसका आएगा, और प्योर सब्सटेंस का मैक्सिमम 2 लेक्चर आएंगे। अगर एक ही अगर हो सकता है अगर बड़ा लेक्चर बनाना हुआ 2 घंटे के समथिंग, तब तो एक ही में हो जाएगा प्योर सब्सटेंस का भी। और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन सीरीज करवा लेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन होंगे उसको देख लेंगे, उसको डिस्कस कर लेंगे। और फिर आप इसी को इतना ही पढ़िए, बहुत है, मोर देन सफिशियंट है। क्योंकि 3 ही टॉपिक थे आपके, कोई आपका ऐसा था नहीं, तो 20 घंटे का ही था टोटल, 18-20 घंटे का। तो आपको बहुत ज़्यादा कवर करवाया गया, कोई चीज़ जल्दीबाजी में नहीं की गई है। सारी चीज़ें बहुत डेप्थ में बताई गई हैं। इतना अगर आप पढ़ लेते हो, इतना अगर आप एकदम चाट जाते हो, तो क्वेश्चन आपसे ना हिले ऐसा हो नहीं सकता। और अगर आपसे नहीं बनेगा तो पूरे इंडिया में झारखंड जेई का क्वेश्चन और कोई नहीं बना सकता, अगर आप नहीं बना पाओगे तो। आज हम लोग फ्लो वर्क की बात करते हैं। उससे पहले देख लिया जाए सब ठीक है कि नहीं। तो अभी तक जो भी वर्क हम लोग देख रहे थे वो बेसिकली नॉन फ्लो वर्क था, क्योंकि उसमें मास फ्लो नहीं हो रहा था ना, उसमें फ्लूइड का फ्लो हम लोग नहीं दिखा रहे थे। लेकिन यहाँ पे फ्लूइड फ्लो करेगा, आप देखोगे अभी। इसमें आज हम लोग देखेंगे कि फ्लूइड जो है फ्लो करेगा, और फिर उसमें वर्क बताना होगा हमें। इसलिए आज जब भी देखिए फ्लो वर्क होता है ना, तो उस समय हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम की बात करते हैं। इसके पहले हम लोग सिस्टम की बात कर रहे थे, क्योंकि वहां कोई कोई भी फ्लूइड फ्लो नहीं हो रहा था, मतलब सिस्टम से अंदर नहीं निकल रहा था ना कोई बाहर निकल रहा था। मास मास की बात चल रही है, हीट ट्रांसफर हो रहा था। ओपन सिस्टम की बात अलग हो जाती है। ये ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम एक तरीके से फ्लो वर्क ही है। ओपन सिस्टम की जब बात आती है तो फ्लो सिस्टम है वो एक तरीके से, क्योंकि तो यहाँ पे लेकिन अपन क्या स्पेसिफिकली कंट्रोल वॉल्यूम की बात करते हैं। तो हर सिस्टम कंट्रोल वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। ओपन सिस्टम आपका ये है कंट्रोल वॉल्यूम जैसा हो गया, दोनों का जो करेक्टरिस्टिक्स है वो एक जैसा हो जाता है। तो आज देखिए फ्लो वर्क ये है आपका, और आज भी काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं ताकि थोड़ा जल्दी हो सके आपका, नहीं तो यही लेक्चर फिर 2 लेक्चर बनाना पड़ जाएगा। और मैं चाह रहा हूँ कि आपको 3-4 लेक्चर में ही पूरा कंप्लीट करके आपको दे दिया जाए, ताकि आप पढ़ो अपना। समझा तो सारी चीज़ें दी गई हैं, इतना ही पढ़ लो बस, बहुत है। एक्स्ट्रा कुछ और मत पढ़ना। और क्वेश्चन भी करवा ही दूंगा प्रीवियस ईयर में आपका। और एक्स्ट्रा अगर कुछ करना चाहो तो एसएससी जेई के क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन वो तो फिर जनरल इंजीनियरिंग से ऊपर हो जाता है ना, फिर कोई मतलब नहीं। जनरल इंजीनियरिंग में तो यही जो इतना मैंने बताया क्लास में, इसके बाहर कुछ नहीं रहेगा। हालांकि आप एसएससी जेई के भी क्वेश्चंस कर लोगे इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फ्लो वर्क एक्चुअली पीवी वर्क होता है। पीवी वर्क होता है, देखो, वर्क इन कॉजिंग द फ्लूइड एलिमेंट आइदर टू एंटर और लीव द कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम क्या है हमारा? कंट्रोल वॉल्यूम ये है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। मतलब कोई फ्लूइड होता है, चाहे एयर हो सकता है, चाहे आपका लिक्विड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब बहने वाली चीज। एयर बहती है, सॉलिड नहीं बहता। अभी इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि भाई आयरन घुसा दोगे, लोहा नहीं बहेगा, ठीक है। लिक्विड, फ्लूइड का मतलब क्या होता है? लिक्विड और गैस। फ्लूइड जब बोला जा रहा है तो वो लिक्विड और गैस है, उसमें सॉलिड नहीं आता, ठीक है। तो अब ये कंट्रोल वॉल्यूम, ये है कंट्रोल वॉल्यूम, क्योंकि हमारा एनालिसिस सिर्फ इतने में ही है। अब ये जो है ये बेसिकली देखिए क्या है, ये जो मैंने बनाया है ये आपका फ्लूइड एलिमेंट है। क्या है ये? फ्लूइड एलिमेंट, मैं लिख दे रहा हूं आपको, फ्लूइड एलिमेंट। फ्लूइड एलिमेंट, ठीक है। ये फ्लूइड एलिमेंट जब आपके इस कंट्रोल वॉल्यूम में एंट्री करेगा तो उसमें जो पहले से फ्लूइड है ना, उसको रोकने की कोशिश करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा, उसको अंदर नहीं आने देगा। मतलब समझ समझ रहे हो? और बाहर वाला जो फ्लूइड एलिमेंट है वो क्या करेगा?
उसको धक्का मार के उसको हटा के अपना रास्ता बनाएगा और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। उसको धक्का मारेगा, मतलब जो फ्लूइड एलिमेंट है, ये जो हमारा जो फ्लूइड एलिमेंट है, ये वर्क कर रहा है आपके कंट्रोल वॉल्यूम पे। मतलब हम ये कह सकते हैं फ्लूइड एलिमेंट इज डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, मतलब ऑन द कंट्रोल वॉल्यूम। और जब ऑन द सिस्टम होता है तो वर्क डन हमारा क्या होता था, निगेटिव। मैंने पहले ही बताया था वर्क इज डन ऑन द सिस्टम का मतलब होता है निगेटिव। और यहाँ फ्लूइड एलिमेंट क्या कर रहा है, धक्का मारते हुए अपने रास्ते में जो भी फ्लूइड आ रहा है उसको धक्का मारते हुए वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और जो अंदर जो फ्लूइड भरा है हुआ है कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर, वो उसको धक्का मार के रोकने की कोशिश कर रहा है कि भाई इस एलिमेंट को हम अंदर नहीं घुसने देंगे, लेकिन उसको घुसना है भाई, वो धक्का मार के घुसेगा। तो यहाँ पे तो कंट्रोल वॉल्यूम जो वर्क है P1 माइनस P1 V1 हो जाएगा। फ्लो वर्क देखो पीवी होता है, फ्लो वर्क जो होता है वो पीवी होता है। अब पीवी क्या है यार, देखो वर्क क्या होता है, जूल होता है। वर्क जूल होता है। जूल की यूनिट क्या होती है, देखो जूल की जो यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर होती है। न्यूटन मीटर ही होता है जूल, जूल ही होता है न्यूटन मीटर। अब प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब। दो हटा दो तो बचा क्या, न्यूटन मीटर ही तो बचा। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम ही एक्चुअली जूल है, और वर्क डन की यूनिट ही होती है जूल। ठीक है, इसलिए पीवी वर्क है। वहां भी देखिए वर्क डन जो था प्रेशर इंटू वॉल्यूम ही हम लोग लिए थे, प्रेशर इंटू वॉल्यूम ही लिए थे कि नहीं। और हम लोग मैकेनिक्स में भी पढ़ते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आपने पढ़ा होगा एफ डी एक्स कॉस थीटा, ऐसे पढ़ते थे ना अपन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ प्रेशर हो गया तो प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया, एरिया तो एरिया से मल्टीप्लाई किए हो तो एरिया से डिवाइड किए हो तो ये तो प्रेशर हो गया। और एरिया से जब आपने डिवाइड कर दिया तो एरिया से मल्टीप्लाई भी कर दिए, और एरिया इंटू डी एक्स ये हो गया आपका वॉल्यूम। तो ये क्या हो गया, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। समझ रहे हो ना, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम हो गया ये। और वर्क जहां भी आप देखो, चाहे नॉन फ्लो वर्क हो चाहे आपका फ्लो वर्क हो, हर जगह प्रेशर इंटू वॉल्यूम ही आपको दिख रहा है। और यहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि धक्का मारते हुए फ्लूइड एलिमेंट अंदर जा रहा है कंट्रोल वॉल्यूम के, पुश करते हुए जा रहा है। फ्लूइड एलिमेंट इज ट्राइंग टू पुश द ऑब्स्टेकल्स विच इज कमिंग नियर बाई हिम, नियर बाई इट। जो भी उसके सामने आ रहा है, जो भी उसके फ्रंट में आ रही है चीजें, उसको धक्का मारते हुए आगे बढ़ना चाह रहा है। और ये प्रेशर लगा रहा है कौन, जो अंदर फ्लूइड है और उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो एक रिस्ट्रिक्शन है ना, फ्लो में एक रिस्ट्रिक्शन आ रहा है फ्लूइड एलिमेंट के। तो रिस्ट्रिक्शन कौन पैदा कर रहा है, अंदर जो पहले से फ्लूइड बैठा हुआ है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है उसके फ्लो को। इसलिए यहाँ पे जो वर्क डन होगा कंट्रोल वॉल्यूम का, कंट्रोल वॉल्यूम का वर्क डन, ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम का वर्क है ये फ्लूइड एलिमेंट का नहीं है कि वो फ्लूइड एलिमेंट को रोकने के लिए जो वर्क लगा रहा है वो है। तो ये माइनस P1 V1 हो जाएगा, ये एंट्री फ्लो वर्क है, एंट्री फ्लो वर्क। देखिए आपसे फ्लो वर्क लिखा रहेगा और गलती से फ्लो वर्क में अगर लिख दिया कि एंट्री फ्लो वर्क बताइए, तो एंट्री फ्लो वर्क हमेशा माइनस P1 V1 ही होगा। अब मान लो फ्लूइड बाहर निकल रहा है, तो यहां वाले केस में जानते हो क्या हो रहा है, अंदर का जो फ्लूइड है ना वो धक्का मार के उसको निकाल रहा है। मतलब देखो फ्लूइड एलिमेंट चाह भी रहा था निकलना, वो तो ये आउटलेट है ना, तो ये क्या लिखोगे, एग्जिट फ्लो वर्क है ये, एग्जिट फ्लो वर्क, ये आपका एग्जिट फ्लो वर्क है। ठीक है, ये आपका एग्जिट फ्लो वर्क है। और ये भी वही होगा P2V2। बस इसमें क्या है कि इसमें पॉजिटिव साइन है, यहाँ निगेटिव नहीं है। क्यों, क्योंकि फ्लूइड एलिमेंट को निकलना था बाहर, और पीछे का जो फ्लूइड है ना वो लात मार के उसको बाहर निकल रहा है, बोलो निकल जा। क्योंकि ये तो चाहता ही नहीं था ना कि कंट्रोल वॉल्यूम में मेरे इलाके में कोई घुसे। फ्लूइड एलिमेंट जब मैं बोल रहा हूं तो वो फ्लूइड बह रहा है, देखो पानी बह रहा है, पानी बह रहा है एंट्री से एंट्री से देखो अंदर भी, पहले पानी एग्जांपल ले रहा हूं मैं, वाटर है, मान लो अंदर वाटर भरा हुआ है, बाहर से भी वाटर आ रहा है, एंट्री हो रही है, और एग्जिट से वाटर जो है बाहर जा रहा है। उस वाटर में एक एलिमेंट हम देख रहे हैं, मतलब छोटा थोड़ा सा, ऐसा आप ले रहे हैं, आप अपने एनालिसिस के समझने के लिए अपन ऐसे ले रहे हैं। तो एक फ्लूइड एलिमेंट को एनालिसिस के लिए हम देख रहे हैं कि भाई उस एलिमेंट में
अंदर आने और निकलने में क्या वर्क कर रहा है आपका, कौन, कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम क्या है, ये सिस्टम हमारा, ये कंट्रोल वॉल्यूम है, क्योंकि यहाँ फ्लो वर्क है ना, यहाँ पे फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो जहां मास फ्लो होता है वहां पे हम फिर सिस्टम नहीं बोलते, वहां हम कंट्रोल वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे कि अब टरबाइन हो गया, कंप्रेसर हो गया, या अभी अभी अपन आगे इसको देखेंगे, टरबाइन, कंप्रेसर, बॉयलर, इन सब चीजों में जो फ्लो वर्क होता है, उसमें वर्क जो होता है वो फ्लो वर्क लेते हैं, क्योंकि उसमें फ्लूइड आपका फ्लो करता रहता है। फ्लूइड अगर आएगा नहीं तो टरबाइन घूमेगी कैसे, वही तो धक्का मार के टरबाइन के ब्लेड में फ्लूइड ऐसे धक्का मारता है, तब टरबाइन ऐसे घूमना चालू होती है। अभी उसका फिर बहुत बड़ा पूरा एनालिसिस है, लेकिन उतना अपन नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, वो भी आपकी जनरल इंजीनियरिंग। मतलब जनरल इंजीनियरिंग में आपके इसमें क्या पूछ सकता है, देखिए यही पूछेगा फ्लो वर्क क्या होता है। तो फ्लो वर्क में ऑप्शन में आपका दिया रहेगा पीडीवी, वीडीपी और पीवी। तो आपको पीवी मारना है, बहुत लोग वीडीपी करके आते हैं, वो ओपन सिस्टम के लिए होता है, माइनस वीडीपी, ठीक है। और जो क्लोज सिस्टम के लिए होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, और इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वीडीपी जो होता है वो ओपन सिस्टम के लिए होता है, वो हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देख लेंगे। और पीवी वर्क होता है फ्लो वर्क, ये फर्स्ट लॉ के अंदर ही आता है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही चल रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही आपका ये चल रहा है, ये अभी खत्म नहीं हो गया आपका, या ध्यान रखना इस बात का कि आपका खत्म हो गया हो, ऐसा नहीं है। आज आपका फर्स्ट लॉ जो है खत्म होगा। क्या है कि मैं थोड़ा बीच में देखता रहता हूँ कि भाई रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, कि पता चले यहाँ पूरा पढ़ा दिए लेक्चर, ऐसे में 3-4 बार मेरे साथ हो चुका है, घंटे पूरे बर्बाद हो जाते हैं। तो ये आपका बेसिक था। अब आते हैं अगले में टॉपिक में, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है फॉर ओपन सिस्टम। देखो मैंने लिखा भी है, इसमें दो चीजें होती हैं। देखो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, इसको थोड़ा आपको समझा दिया जाए अच्छे से। देखो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है, सपोज करो कि एक सिस्टम है, ठीक है। जब भी मैं यहाँ पे सिस्टम बोल रहा हूं, आप कंट्रोल वॉल्यूम ही समझो, क्योंकि कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम ही है, ओपन सिस्टम है, और क्या ओपन सिस्टम है, ठीक है। तो देखो मान लो एक सिस्टम है, उसमें 10 जूल एनर्जी है, पहले से 10 जूल एनर्जी है, बाहर से हम उसको दिए 20 जूल, और एग्जिट ये फ्लो, देखो ये फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, कोई बाहर से कोई एलिमेंट आ रहा है, कोई फ्लूइड आ रहा है जो उसको 20 जूल एनर्जी और दे रहा है। अब उसमें एग्जिट भी हो रहा है, तो जो एग्जिट हो रहा है तो वहां से आपकी एनर्जी निकल रही है 10 जूल। तो इनिशियली अगर आप सिस्टम में देखिए कि इनिशियली सिस्टम में एनर्जी थी 10 जूल, और फाइनली अगर आप देखें तो क्या आया कि 20 जूल आया, तो ये 30 हो गया अंदर, और 10 बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बचा, 20 जूल, ठीक है, 20 जूल। मतलब इनिशियल और फाइनल जो है ये दोनों सेम नहीं है, इनिशियल और फाइनल सेम नहीं है। और ये जो टर्म लिखा हुआ है, क्या लिखा है, स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होते टाइम के हिसाब से, प्रॉपर्टीज नेवर चेंज विथ टाइम, प्रॉपर्टीज नेवर चेंजेस विथ टाइम, ठीक है। टाइम से मतलब समय बदलेगा तो इसका मतलब प्रॉपर्टी भी बदल जाएगी। जैसे मान लीजिए आपका वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी वही रहेगा, ये नहीं कि 10 मिनट बाद आपकी वेलोसिटी उसकी बदल जाएगी। स्टेडी फ्लो का मतलब ये हुआ, मतलब अंदर जितना मास है उतना बाहर में भी उतना ही मास होना चाहिए, मतलब एंट्री और एग्जिट का मास सेम होना चाहिए, तभी आप स्टेडी फ्लो कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मान लो मैं लेता हूं अंदर फिर से 10 जूल है, ठीक है। एंट्री मैं कर रहा हूं, जब फ्लूइड की जो एंट्री हो रही है, अंदर जो फ्लूइड है पहले से, उसमें उसकी 10 जूल एनर्जी है, बाहर से फ्लूइड जो आ रहा है वो 20 जूल एनर्जी उसको दे रहा है। और एग्जिट जब वो वही फ्लूइड जब एग्जिट हो जा रहा है तो 20 जूल एनर्जी लेकर जा रहा है। तो जितना एंट्री था, मतलब M1 जो था M2 के अगर बराबर है, तो क्या स्टेडी फ्लो है कि नहीं है, देखो बिल्कुल स्टेडी फ्लो है भाई, क्योंकि इनिशियल जो था वो 10 जूल था, और फाइनल जो रहा वो क्या रहा, पहले 10 जूल था, उसको 20 मिला तो 30 हो गया, और फिर 20 निकल गया बाहर,
तो कितना बचा? 10 जूल ही बचा। बचा ना 10 जूल। यही कारण मैं बोल रहा हूं कि एनर्जी एंट्री और एनर्जी ये दोनों देखो सेम है, सेम है ना। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि एनर्जी एंट्री और एनर्जी एग्जिट सेम होना चाहिए। मास जितना एंट्री होना चाहिए उतना एग्जिट होना चाहिए, तभी ये दोनों अगर सब सेटिस्फाइड हैं कंडीशन, ये दोनों कंडीशन अगर आपके फुलफिल हो रहे हैं, तो जो भी प्रोसेस हो रहा है वो स्टेडी फ्लो हो जाएगा, स्टेडी फ्लो हो जाएगा वो, मतलब प्रॉपर्टी टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है। और इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके हम लोग ये डिराइव कर ले, इस इक्वेशन को डिराइव करते हैं। अभी आगे अपन देखेंगे, लेकिन आपको सिर्फ ये याद रखना है। देखिए, आपको ये मास एंड मास कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन यूज होता है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में, ये आपको मालूम होना चाहिए। और स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ये होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको आगे डिराइव भी कर रहा हूँ। देखिए, डेरिवेशन आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि भाई जितना जो जो चीज करा सकते हो करा दो, ताकि ये ना रहे कि भाई ऐसे ही हवा में बता दिया था। देखिए, आप काम की चीज तो मैं तो कह रहा हूँ, एसएससी जी में भी काम की चीज नहीं है ये, मतलब इसका डेरिवेशन है। ये इक्वेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन तो आपको आनी चाहिए, इक्वेशन का तो समझौता नहीं हो सकता। तो जो ये इक्वेशन है ना, ये क्या है? स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ओपन सिस्टम। हम लोग जो पहले जो क्लोज सिस्टम के लिए थर्मोडा वो तो एक था रिवर्सिबल, और जो फादर ऑफ ऑल थर्मोडायनेमिक्स था डेल क्यू इज इक्वल्स टू डी प्लस डेल डब्ल्यू। तो वो तो सबके लिए वैलिड है, रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल। ये भी जो है सबके लिए वैलिड है, रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल, लेकिन ओपन सिस्टम बस होना चाहिए। ये याद रखना, ओपन सिस्टम होना चाहिए। ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है? जहां पे एनर्जी भी ट्रांसफर हो रहा है और मास ट्रांसफर भी हो रहा है, मतलब फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, यहाँ पे एंट्री एग्जिट हो रही है, यहाँ पे हो सकता है। तो और कंडीशन क्या है? स्टेडी फ्लो कंडीशन। क्योंकि देखो यार, नाम में ही समझिए ना, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो स्टेडी फ्लो क्या है? स्टेडी फ्लो का मतलब ये ही हो रहा है कि मास कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन है। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। एनर्जी इक्वेशन क्यों क्यों है? क्योंकि ये इंथैल्पी भी एनर्जी ही है, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये आपका हीट है, ये आपका वर्क डन है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है, ये एंट्री का है और ये एग्जिट का है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो चाहे इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, दोनों जगह ये इस्तेमाल होगा। मतलब चाहे जहां पे फ्रिक्शन हो चाहे जहां पे फ्रिक्शन ना हो, दोनों जगह पे आप इसका इस्तेमाल करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है। अब ये कैसे आया ये भी देख लो। मैंने एनर्जी कंजर्वेशन इस्तेमाल किया, एनर्जी एंटरिंग एनर्जी लिविंग। देखो, जब यहां से जब फ्लूइड एंटर हो रहा है कंट्रोल वॉल्यूम में, और यहां से फ्लूइड बाहर हो रहा है, और ये मान के चल रहे हैं अपन, ये एज्यूम कर रहे हैं अपन, ठीक है, कि इसमें हीट ट्रांसफर कुछ हो रहा है और ये कंट्रोल वॉल्यूम हमारा कुछ वर्क कर रहा है, ये एज्यूम कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो जब इस कंट्रोल वॉल्यूम को एनालाइज कर रहे हैं, इसमें जब फ्लूइड एलिमेंट, जब फ्लूइड घुसा, तो कुछ उसकी इंटरनल एनर्जी रही होगी, और वो कुछ उसकी वेलोसिटी रही होगी। भाई एंट्री कर रहा है तो किसी वेलोसिटी से एंट्री किया होगा ना, तो उसकी क्या काइनेटिक एनर्जी रही। तो हम ये देख रहे हैं कि एंट्री में कितनी एनर्जी रही, एग्जिट में कितनी एनर्जी रही। अगर इन दोनों को हम सेम कर दें, कि मैंने कहा ना, आप यही तो कर रहे हो, एनर्जी एंट्री और एनर्जी एग्जिट सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों सेम हो जाए तो हमारा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन तो निकल ही गया ना। यही तो हमें सेम करना है यहाँ पे। तो एनर्जी कंजर्वेशन अपन लगा दिए। अब जो लिक्विड जो आ रहा था, तो इंटरनल एनर्जी उसकी सेम है, मतलब यानी कि इंटरनल एनर्जी U1 है। उसकी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फ्लो हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, C1 वेलोसिटी हमने लिया हुआ है, हाफ mc स्क्वायर। ये C1 जो है आपकी वेलोसिटी है, और ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि फ्लूइड जो है डेटम, डेटम ये आपका डेटम है, ठीक है ना। डेटम मतलब होता है रेफरेंस, ये रेफरेंस है। ये आपका रेफरेंस है। तो रेफरेंस से जहां पास से एंट्री हो रही है वो Z1 है, मतलब इतनी ऊंचाई में रखा हुआ है, ये हाइट है, मतलब Z1 और Z2 दे आर द हाइट। और Z2 वो है उतनी ऊंचाई से में, मतलब यानी कि आपके रेफरेंस से, डेटम से कितनी ऊंचाई में आपका
एग्जिट हो रहा है और डेटम से कितनी ऊंचाई में आपका एंट्री हो रहा है फ्लूइड का। तो जो फ्लूइड का एंट्री हो रहा था ना, उसकी इंटरनल एनर्जी है U1, कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी तो उसकी होगी, उसके पास भी कुछ खुद की शक्ति होगी ना कुछ तो होगा ही। और जिस वेलोसिटी से आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, और क्योंकि ऊंचाई में एंट्री हो रही है तो उसके पास पोटेंशियल ऑटोमेटिकली है। तो ये सारी चीजें हैं जो एनर्जी इतनी एंटर हुई है, क्योंकि आपने डायग्राम में मैं ये दिखा रहा हूं कि भाई हीट ट्रांसफर भी हो रहा है लेकिन एंट्री में हो रहा है, एग्जिट भी हो सकता है, जैसा क्वेश्चन में दिया होगा वो ले लेंगे अपन। तो हमने यही माना है कि भाई हीट ट्रांसफर टू द कंट्रोल वॉल्यूम हो रहा है, फ्रॉम द कंट्रोल वॉल्यूम नहीं हो रहा है, मतलब कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर हीट जा रहा है, हीट उससे बाहर नहीं निकल रहा है, हम ये नहीं मान रहे। अगर हीट बाहर निकल रहा होता तो इसको लीविंग एनर्जी लीविंग साइड में इसको रखता, इस साइड रखता, लेकिन मैं इसको इस साइड रखा हूं क्योंकि एंट्री हो रही है और वर्क इज डन बाय द कंट्रोल वॉल्यूम है, इसलिए इसको लीविंग साइड में रखा हूं मैं, वर्क डन ड्यू टू कंट्रोल वॉल्यूम। जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा वैसे लेंगे। और ये आपका U2 जो आपका एग्जिट हो रहा है तो उसका भी इंटरनल एनर्जी कुछ एनर्जी लेकर ही बाहर जाएगा। तो मैं ये देख रहा हूं कि कंट्रोल वॉल्यूम में कितनी एनर्जी एंटर हो रही है और कितनी एनर्जी एग्जिट हो रही है, उन दोनों को इक्वेट कर दे रहा हूं। जो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन और मास कंजर्वेशन ये हर जगह लगता है, कहीं भी आप स्टेडी सिस्टम होगा, आप इन्हें स्टेडी अगर एज्यूम किया है तो एनर्जी कंजर्वेशन मास कंजर्वेशन वहां लगना ही लगना है, कोई नहीं रोक सकता। तो अब आपका इंटरनल एनर्जी U2 लेकर वो जो आपका जो फ्लूइड था वो बाहर जा रहा है, इतनी काइनेटिक एनर्जी लेकर बाहर जा रहा है, इतनी पोटेंशियल एनर्जी लेकर बाहर जा रहा है, और इतना वर्क आपका कंट्रोल वॉल्यूम कर रहा है। ये वर्क आपका कंट्रोल वॉल्यूम जो है कर रहा है, इतना वर्क। अब कंट्रोल वॉल्यूम क्या है? वर्क, वर्क जो कंट्रोल वॉल्यूम का है क्या है, देखो मैंने बता दिया, ये आपका एंट्री फ्लो वर्क है, ये आपका एग्जिट फ्लो वर्क है, और ये वो वाला वर्क है जो यहाँ W में शो कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा यहाँ कंट्रोल वॉल्यूम यहाँ भी लिख दिया हूँ, यहाँ भी लिख दिया हूँ, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये बड़ा W आप मानो, मतलब यहाँ वाला W। अब इस वाले इक्वेशन को, इसको आप इस वाले में रखो, W की वैल्यू आप यहाँ रख दो, तो ये -P1V1 इस साइड आ जाएगा, और ये P2V2 तो इस साइड रहेगा ही। तो जब इधर जब P1V1 आ जाएगा तो U1 प्लस P1V1 क्या होता है, U प्लस PV क्या होता है, इंथैल्पी H। H क्या होता है, H इज इक्वल टू U प्लस PV, ये पिछले ही लेक्चर में आपको मैंने बताया, H इज इक्वल्स टू U प्लस PV। तो इसलिए इस साइड मैंने H1 लिख दिया, और यही कारण आप देखिए ना ऊपर यहाँ पे H1 लिखा हुआ है। H1 का मतलब क्या हुआ, U1 प्लस P1V1। U1 यहाँ से आया और P1V1 क्योंकि W में यहाँ रखे थे तो -P1V1 था, जो इस साइड ले गए तो प्लस P1V1 हो गया। बस यही एनर्जी कंजर्वेशन का हमने इस्तेमाल किया और कुछ थोड़ी ना किया। और ये आपका हो गया, ये आपका स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन था। ठीक है, अब आप देखो जैसे टरबाइन है, थोड़ा एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपको थोड़ा कुछ समझाने के लिए, एक छोटी सी चीज है। ये टरबाइन है, ये आपका कंप्रेसर है, और ये आपका बॉयलर है। टरबाइन में कुछ देखो, ये शाफ्ट होती है भाई, टरबाइन घूमेगी, कंप्रेसर में भी रोटेटिंग एलिमेंट होता है, टरबाइन में भी होता है, तो शाफ्ट है, शाफ्ट घूमती है, तो उसको ऐसे शो करते हैं ना डायग्राम में, ये शाफ्ट है वो घूम रही है, ये शाफ्ट है वो घूम रही है। अब जब उसमें फ्लूइड फ्लो होगा और उसके जो ब्लेड ब्लेड देखो ऐसे होता है टरबाइन में, और उसमें फ्लूइड ऐसे आके हिट करता है, फ्लूइड ऐसे हिट करता है, तो जब जब फ्लूइड आ रहा है और यहाँ से फ्लूइड एग्जिट कर रहा है तो उसका कुछ एंट्री और एग्जिट वर्क होगा। मतलब टरबाइन में क्या क्या वर्क होते हैं आप देखिए, क्योंकि टरबाइन हमारी कंट्रोल वॉल्यूम है। मैं जब पीछे पहले बोला था कंट्रोल वॉल्यूम, तो आप सोचे कंट्रोल वॉल्यूम क्या चीज, ऐसे हवा में नहीं, ये जो टरबाइन है ना ये कंट्रोल वॉल्यूम टरबाइन के केस में। तो उसमें कुछ फ्लूइड एंट्री होगा, उसके ब्लेड को हिट करेगा, फिर अपना निकल जाएगा पानी, पानी हो या स्टीम हो कुछ भी हो, वर्किंग सब्सटेंस तो कुछ भी हो सकता है। तो एंट्री और यहाँ से एक तरफ से एग्जिट। और ये टरबाइन को जब अपन घुमा रहे थे ना, तो ये शाफ्ट भी घूम रही, शाफ्ट घूम रही तो वो वर्क प्रोड्यूस करेगी, तो वर्क जो भी यहाँ प्रोड्यूस होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, टरबाइन का काम ही है वर्क देना ना, टरबाइन का तो काम है वर्क देना, उसके हम शाफ्ट को हम घुमा रहे हैं, क्यों घुमा रहे हैं, उसमें क्यों हम धक्का दिलवा रहे हैं उसके स्टीम का या फिर वाटर का, क्यों दिला रहे हैं, ताकि वो घूमे, वो घूमेगा तो फिर जनरेटर है, शाफ्ट हमारी जनरेटर से कनेक्ट है, और फिर उससे हमारा पावर डेवलप होगा, पावर मतलब वर्क डेवलप हो रहा है, और उस पावर से हम इस्तेमाल करेंगे।
बिजली आएगी, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी आपकी। और कंप्रेशर का क्या है, कंप्रेशर में तो वर्क देना पड़ता है इसको, कंप्रेशर जो है ये, इसमें तो वर्क आपको देना पड़ेगा, इसीलिए इसमें जो कंट्रोल वॉल्यूम होती है वो निगेटिव होती है। ये सिर्फ समझाने के लिए, आपसे देखो कोई पूछेगा नहीं, ये पूछने वाले, मैं सिर्फ बताने के लिए ऐसे एग्जांपल आपको दिखा दिया कि कंट्रोल वॉल्यूम कैसे लेते हैं। इन सब केस में कंट्रोल वॉल्यूम ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि टरबाइन में आप देख रहे हो फ्लूइड का फ्लो होता है, कंप्रेशर में भी फ्लूइड का फ्लो होता है, उसमें भी ब्लेड को घुमाने के लिए एयर भेजना पड़ रहा है। जैसे आप पंप पंप ले लो आप एग्जाम्पल, पंप को पानी से धक्का मार के घुमाते हो क्या? नहीं। आप कैसे पंप को घुमाते हो? पंप को आप पावर देते हो, पावर दे रहे हो तब वो घूम रहा है। लेकिन टरबाइन में ऐसा नहीं होता, टरबाइन से हमको पावर चाहिए तो उसमें पानी से उसको हम धक्का मार के घुमाते हैं। पंप का केस अलग है, पंप को आप पावर दे रहे हो तब वो कूलर में पानी ऊपर चढ़ा रहा है, तो उसका जो घूम रहा है ब्लेड वो तो आप पावर दे रहे हो ना, मोटर लगाए हुए हो, तब ना घूम रहा है वो। तो कंप्रेशर पंप टाइप का ही है। अब बॉयलर, बॉयलर का काम क्या होता है? बॉयलर का काम कोयला जलाना, हीट को प्रोड्यूस करना, स्टीम को बहुत ज्यादा ज्यादा टेम्परेचर में पहुंचाना, यही है। पानी को स्टीम में कन्वर्ट करना, यही तो है बॉयलर का काम। तो यहाँ पे कंट्रोल वॉल्यूम जो, अच्छा, बॉयलर का काम है पानी को स्टीम बनाना, तो क्या ये कोई वर्क कर रहा है क्या? नहीं, ये तो बस हीट सप्लाई कर रहा है, तो ये वर्क थोड़ी ना कर रहा है, तो वर्क यहाँ जीरो हो जाएगा। बॉयलर केस में वर्क डन जीरो होता है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जो टरबाइन होता है ना, उस वो वर्क हमें देता है। कंप्रेशर जो होता है वो पंप टाइप का होता है, तो उसको वर्क देना पड़ता है। अब बॉयलर जो होता है ये वर्क वर्क ना देता है ना लेता है, ये मालूम होना चाहिए आपको। और जैसे नोजल, नोजल और डिफ्यूजर, ये आपसे पूछ सकता है एक नंबर, मतलब यानी कि आपके जनरल इंजीनियरिंग में तो यही सब पूछेगा ना। तो नोजल वो होता है जो प्रेशर एनर्जी को वेलोसिटी में कन्वर्ट करता है, प्रेशर इनटू वेलोसिटी। और डिफ्यूजर वो होता है जो वेलोसिटी को प्रेशर में एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैं ऐसे लिख दिया हूं प्रेशर इनटू वेलोसिटी। तो आप ये मत सोचिएगा ये एनर्जी है, एक्चुअली जब वे वेलोसिटी एनर्जी बात होगी, वेलोसिटी की एनर्जी बात होगी, तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। और जब भी प्रेशर एनर्जी की बात होगी तो प्रेशर एनर्जी तो प्रेशर एनर्जी है। तो नोजल, नोजल देखिए नीचे मैंने नोजल बनाया हुआ है, नोजल। अगर आप 1 से 2 देख रहे हैं तब ये नोजल है, और अगर आप 2 से 1 देख रहे हैं, 2 से 1, तो ये डिफ्यूजर है। ठीक है। और क्योंकि ये नोजल है, तो जो एंट्री में वेलोसिटी बहुत कम होती है, इसका काम ही है वेलोसिटी बढ़ाना। एंट्री में इसकी प्रेशर एनर्जी जो होती है बहुत ज्यादा होती है, और उसी प्रेशर एनर्जी को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइस है, ये वर्क नहीं करता। नोजल और डिफ्यूजर ये कभी वर्क नहीं करते, ये एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। मतलब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी, जैसे प्रेशर एनर्जी है तो उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, और डिफ्यूजर जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए इसमें जो वर्क होता है, वर्क डन, वर्क वो जीरो होता है। तो जब भी इसका अगर आपसे पूछा जाएगा इसका वर्क डन आप निकालिए नोजल और डिफ्यूजर का, तो पहली बार पूछे नहीं जाएगा, वो तो जीरो होता ही है। उसमें आपको चेंज इन एंथैल्पी पूछ सकता है, एंथैल्पी एग्जिट पूछ सकता है, या एंथैल्पी एंटी में पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, और कुछ नहीं पूछ सकता। या फिर नोजल के केस में क्योंकि वेलोसिटी, क्योंकि प्रेशर एनर्जी को वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो फाइनल वेलोसिटी पूछ सकता है नोजल के केस में। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अब देखो, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का एप्लीकेशन है ये, किस तरीके से हम नोजल का हम इंथैल्पी निकाल रहे हैं एंट्री और एग्जिट में, उसका रिलेशन क्या है। देखो H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 G इंटू Z1 प्लस Q इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस वर्क, वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। तो मैंने पहले ही कहा कि क्योंकि ये नोजल है, और नोजल जो होती है, नोजल जो होता है, मैंने कहा कि जो नोजल होता है ना, वो कोई वर्क करता नहीं है, तो इसलिए हमारा ये वाला जो पार्ट है वर्क, ये हमारा जीरो हो गया। अब ये दोनों एंट्री और एग्जिट एक ही सेम ऊंचाई में हो रही है। मान लो अगर इधर 10 है, 10 मीटर की ऊंचाई में, तो यहाँ भी 10 मीटर की ऊंचाई में, और उसमें मल्टीप्लाई 10 ही कर रहे हो आप जी।
तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। अब हीट ट्रांसफर तो यहाँ कुछ हो नहीं रहा क्योंकि इंसुलेशन है, नोजल और डिफ्यूज ज्यादातर इंसुलेटिंग मटेरियल उसमें यूज होता है, बाहर चारों तरफ उसका कवर किया जाता है, तो हीट ट्रांसफर कुछ हो नहीं पाता, तो इसलिए वो भी जीरो हो गया। अब जो बचा है वो देखो, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ भी वेलोसिटी रही हो, कमी रही होगी क्योंकि प्रेशर एनर्जी था बहुत ज्यादा, उसी प्रेशर एनर्जी को उसने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, मतलब वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया होगा। ठीक है, सेम मास को उसमें वेलोसिटी बढ़ा दिया तभी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है उसकी। और यही कारण है कि C2 ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एग्जिट में वेलोसिटी उसने बढ़ा दिया है। और अगर डिफ्यूजर होता ना तो वेलोसिटी घटा देता, सब काम उल्टा करता। नोजल का सारा काम उल्टा है डिफ्यूजर का। वहां पे प्रेशर एनर्जी बढ़ जाती है आपकी, वेलोसिटी मतलब घट जाती है, कुल मिला के मतलब आप ये समझिए यहाँ पे वेलोसिटी जो है बढ़ जाती है नोजल में। और यही कारण है कि आपको C1 की वैल्यू बहुत कम होती है C2 के मुकाबले, क्योंकि इतनी वेलोसिटी इतनी ज्यादा बढ़ा दी है ना कि इसका कोई हिसाब नहीं है। जैसे आप पाइप ले लो और पाइप से जब पानी निकलता है, जैसे आप कहीं आपने बगान वगान को अगर आप सींच रहे हो पानी से पाइप लेकर, और पाइप को थोड़ा दबा दो आप, तो देखा करो कि उसका जो पानी था जहां तक पहले गिर रहा था उससे आगे और जाके गिरेगा, थोड़ा दूर जाकर चला जाता है। क्यों? उसकी वेलोसिटी बढ़ गई ना, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई है। आपने उसका जो मुंह है वो छोटा कर दिया है, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो उसका भी काम नोजल जैसा ही हो जाता है। और नोजल का देखना मुंह छोटा ही रहता है कहीं भी, एग्जिट जो उसका होता है। अब देखिए आप, तो ये आपका इंथैल्पी, और ये आपको याद होना चाहिए। याद क्या होना चाहिए? आप तो आपके दिमाग में स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है ना, बस। जो चीज नहीं दिया है उसको आप पहले कैंसिल कर दो। अगर बोल रहा है वेलोसिटी अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप कैंसिल कर दो, अगर इनलेट वाली नहीं दी है, क्योंकि इनलेट आप, क्योंकि C1 बहुत छोटा होता है ना, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। इग्नोर, निग्लेक्ट कर सकते हो, मतलब कहने का मतलब ये है, इग्नोर कर सकते हो आप। क्योंकि इनिशियल की जो वेलोसिटी होगी मान लो वो 5 मीटर पर सेकंड है, और जो एग्जिट की जो वेलोसिटी होगी ना वो 500 मीटर पर सेकंड होगी। तो 500 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड से कितना डिफरेंस है, तो उसको यूज ही क्यों करना है इक्वेशन में? क्या मतलब? उसको काइनेटिक एनर्जी एक निकल के आ रही है 5000 जूल, एक निकल रही है 5 जूल, तो 5 जूल 5000 में माइनस करके क्या उखाड़ लोगे? तो उसको इससे बढ़िया है कि इग्नोर कर दो। और बहुत सारे केस में देखना C1 की वैल्यू नोजल केस में नहीं दी रहेगी, और डिफ्यूजर केस में C2 की वैल्यू नहीं दी रहेगी, C1 की वैल्यू की ज्यादा होती है वहां पे। डिफ्यूजर इसका उल्टा होता है, और ये आपको पता होना चाहिए। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अगर आपको याद है तो आप ऐसे लिखिए। आपसे पहली बार तो पूछे नहीं जाएगा, लेकिन पूछ लेता है अगर न्यूमेरिकल, ये पूछ सकता है आपसे। तो अगर आपको एग्जिट ऑफ नोजल की वेलोसिटी अगर पूछेगा तो ये क्या निकल के आएगा? देखो, √2 2H1 - H2, यहीं से मैंने किया है, देख लो आप। तो आपसे ये पूछ सकता है। वैसे मुझे तो नहीं लगता नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी पूछ सकता है। हो सकता है आपसे यही स्टेटमेंट ही पूछ ले, C2 याद करने की जरूरत नहीं है ये। आपको सिर्फ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन याद करना है, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि नोजल कैसा होता है, सेम ऊंचाई में इसका एंट्री एग्जिट होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर एक बार देखा रहेगा तो आप कर लोगे, कोई बड़ी चीज तो है नहीं। आप टरबाइन देखिए, मैंने पहले बोला टरबाइन वो होता है जो वर्क को डेवलप करता है, कंप्रेसर वो होता है जो वर्क जिसके देना पड़ता है पंप को। पंप को वर्क थोड़ी ना प्रोड्यूस करके वो दे रहा है, पंप को तो हम पावर दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तब वो घूम रहा है मोटर, और फिर वो पानी को ऊपर चढ़ा रहा है। भाई पंप तो ऐसे ही तो काम कर रहा है, ऊपर चढ़ा रहा है, फिर ऊपर से जो है आपके उसका जो ग्रास होता है उसमें पानी गिरता है, फिर वो पानी थ्रो करता है आपकी तरफ थोड़ा बहुत, और आपको लगता है कि बहुत भयानक ठंडा हो गया कमरा। एक्चुअल में उसकी ह्यूमिडिटी बढ़ती है कमरे की, कमरा ठंडा नहीं होता कभी। कूलर से ह्यूमिडिटी बढ़ती है, मतलब वेपर वेपर की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है एटमॉस्फेयर में। तो आपको थोड़ा चिपचिप विपचिप लगता है ना, जो थोड़ा बहुत वो उसी के चलते लगता है। पंखा चलाने से टेम्परेचर रूम का बढ़ जाता है, घटता नहीं है। लोग सोचते हैं ठंडा लग रहा है तो मतलब तो उसका टेम्परेचर कम हो गया लग रहा है, रूम का टेम्परेचर पंखा चलाने से बढ़ जाता है, घटता नहीं है। क्योंकि जब पंखा चलता है ना तो वो एयर के मॉलिक्यूल्स को इतना जल्दी रैंडम मोशन में, इतना रैंडमली मूव कर देता है
कि वो एक दूसरे से वाइब्रेट होने चालू हो जाते हैं। और जब कोई वाइब्रेट होगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, मैंने बताया है, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अब वो इतनी मूवमेंट उसकी इतनी तेज होती है कि वो आपसे, जब आप उसके कांटेक्ट में आते हो तो आपको लगता है कि अरे हवा लग रहा है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर नापने लग जाओ, अगर आप जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर नापने वाला एक इंस्ट्रूमेंट आता है उससे अगर आप नापोगे तो बहुत ही माइनर डिफरेंस रहेगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखेगा। तो ये सब चीज़ें तो देखिए इंटरव्यू की चीज़ें हैं, तो ये आपके काम की चीज़ नहीं है, तो मैं तो इंजीनियरिंग लेवल का बताने लग गया। तो वर्क डन कंट्रोल वॉल्यूम जो टरबाइन में होता है वो H1 माइनस H2 इक्वल टू वर्क आउटपुट, क्योंकि ये वर्क आउटपुट है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो ये वर्क आउटपुट है, उसके लिए तो वर्क आउटपुट हुआ ना, ये हमें दे रहा है। और एजम्पशन इसका आपको याद रखना होगा, स्टेडी फ्लो तो होगा, ये स्टेडी फ्लो डिवाइस है ये। अब पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी निगलेक्ट करना है, क्योंकि टरबाइन के केस में क्या काइनेटिक एनर्जी क्या पोटेंशियल एनर्जी, इसको निगलेक्ट करो, ठीक है। और परफेक्टली इंसुलेशन, ये सब एजम्पशन है, टरबाइन और कंप्रेसर में दोनों का एजम्पशन सेम होता है। और इसमें स्टेडी फ्लो है, निगलेक्ट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और परफेक्टली इंसुलेशन। अब आप ये सब सोचो, अगर काइनेटिक एनर्जी दोनों तरफ का इग्नोर कर दें, पोटेंशियल एनर्जी दोनों तरफ इग्नोर कर दें, और आप कह रहे हो इंसुलेशन है, मतलब यानी कि कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा, तो इसको इग्नोर कर दें, तो बचा क्या, H1 H2 और वर्क डन, यही तीन चीज तो बचा। और वही तो मैं लिखा हूँ, वर्क आउटपुट H1 माइनस H2। अब कंप्रेसर में इसमें वर्क ये दे रहा है इसलिए H1 माइनस H2 आया है, अब वो वर्क ले रहा है तो H2 माइनस H1 हो जाएगा, बस। इसको, क्योंकि निगेटिव हो गया ना वो, ये वर्क इज डन बाय द सिस्टम है और ये वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है, जो कि निगेटिव होता है। निगेटिव होता है मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, H1 माइनस H2, तो निगेटिव ही तो है। और एजम्पशन इसका वही रहता है जो टरबाइन का रहता है। और मैंने पहले ही बताया था थ्रोटलिंग डिवाइस के बारे में, तो शायद आप कभी मैंने चर्चा वर्चा किया हो, और नहीं किया हूं तो आज कर लेता हूँ। देखो थ्रोटलिंग डिवाइस वो होता है फ्लो थ्रू रिस्ट्रिक्शन, आपने देखा तो सब चीजें अपने आसपास, लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया, क्योंकि आपको पेपर तो देना है, इस्तेमाल तो आप बचपन से कर रहे हो चीजों को। आपने नल इस्तेमाल किया होगा अपने टंकी के बाहर, जो नल लगा रहता है वो थ्रोटलिंग डिवाइस ही तो है। मतलब पानी का फ्लो हो रहा है, लेकिन उसको कोई रोकने की चीज ऐसी लगी हुई है जो उसको रोक रही है। आप जब ऊपर से घुमा देते हो, धीरे धीरे देखो पानी कम होने लग जाता है। पहले आप पूरा खोल दो तो पानी बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है, धीरे धीरे जब घुमा रहे हो तो उसमें अंदर एक प्लग लगा रहता है, पोरस प्लग, वो गैप को कम करता जाता है, कम करता जाता है। और जैसे जैसे आप घुमाते घुमाते उसको कम करोगे तो पानी कम निकलेगा, तो फ्लो थ्रू रिस्ट्रिक्शन। तो इसलिए तो कहा फ्लो थ्रू पार्शियली ओपेंड वाल्व, मतलब वही नल टाइप का। ओरिफाइस भी ऐसा होता है, ये वेंचुरी मीटर में यूज होता है, उसमें भी रिस्ट्रिक्शन होता है, मतलब डिस्क टाइप होता है। ओरिफाइस देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है। ये जो ओरिफाइस होता है ना, ये वेंचुरी मीटर में यूज होता है, ये कुछ ऐसा होता है, डिस्क आप देखियो ना, सीडी सीडी डिस्क वैसा, और छोटा सा बीच में छेद रहेगा, इतने से पानी बस आ पाएगा। मतलब इतने से आना चाहिए था, लेकिन वो सिर्फ इतने से आ पाएगा, यानी कि फ्लो थ्रू रिस्ट्रिक्शन। मतलब फ्लो हो रहा है लेकिन उसको मैक्सिमम जगह को बंद कर दिया गया, बहुत छोटा सा जगह दिया गया है उसको निकलने के लिए। तो वो डिवाइस जिसका आपने इस्तेमाल किया है वो थ्रोटलिंग डिवाइस होता है। जैसे नल जो है उसमें अंदर जो पोरस प्लग लगा हुआ है, ये पोरस प्लग जो अंदर लगा हुआ है, ये थ्रोटलिंग डिवाइस है। देखिए इस्तेमाल तो हम लोग सब करते हैं, बस ये है कि कभी किसी ने बात नहीं किया, उसमें तो पेपर देना नहीं था। नल खोले, बढ़िया बाल्टी भर के मग्घा ही मग्घा एकदम नहाना चालू कर दिए, और उसमें थोड़ी ना सोचे कभी पढ़ना पड़ेगा ये सब, उसमें तो मजा चाहिए था। तो वर्क डन, कोई नहीं, वैसी जिंदगी आपकी फिर आ जाएगी, पेपर निकालिए। अभी आपका ये है, फिर राजस्थान जेई है, वो भी आप जाहिर सी बात है, इंडिया वाले अब हर जगह जाते हैं, जहाँ जहाँ भी मौका मिले तो जाना चाहिए। राजस्थान जेई है, फिर उसके बाद यूपी में जेई निकलने वाला है, यूपी जेई तो बेस्ट है, पूरे इंडिया का सबसे बेस्ट जेई अगर कोई है तो यूपी जेई है। जो यहाँ पा गया नौकरी तो फिर उसके तो बल्ले बल्ले हैं जीवन में। मैं यहीं से हूँ एक्चुअली, यूपी से। तो देखिए, तो वर्क डन, नल से जब पानी आ रहा है उसको आप रोक रहे हो, तो क्या कुछ वर्क किया क्या आपने, तो सिर्फ रिस्ट्रिक्ट किया है। और क्योंकि आपने इतना रिस्ट्रिक्शन कर दिया, वो फ्रिक्शन की तरह काम कर रहा है, मतलब एकदम रगड़ खाते हुए पानी निकल रहा है बाहर। तो वर्क क्या ही करेगा, जब सारा तो वर्क जो है फ्रिक्शन में ही चला गया, तो वर्क कुछ कर ही नहीं पाया।
तो थ्रोटलिंग डिवाइस में वर्क डन होता है 0। और हीट ट्रांसफर क्यों 0 होता है? हीट ट्रांसफर 0 इसलिए होता है क्योंकि थ्रोटलिंग डिवाइसेस में ये जो, देखिए जैसे थ्रोटलिंग डिवाइस है, सपोज डेट ये आपका कोई पोरस प्लग है, ठीक है। अब यहां से फ्लो, ये पाइप है और आपने बीच में प्लग घुसा दिया। अब यहां से पानी निकल जा रहा है और यहां से निकल रहा है, 1 और 2 एंट्री और एग्जिट। और ये जो लेंथ है ना, ये 2 mm का होगा। 2 mm समझ रहे हो? नाखून जितना। कितना? नाखून जितना। तो इतने कम समय में आप क्या समझते हो कि हीट ट्रांसफर कर देगा? भैया हीट ट्रांसफर कराने में थोड़ा टाइम लगता है। आप क्या कहूँ, एक ग्लास, ये लोहे की ग्लास है लीजिए आप, स्टील वाली, और नीचे आप माचिस की कढ़ाई लीजिए और आग से उसमें टच करा दीजिए आप। ऊपर का भाग गर्म हो जाएगा क्या? तुरंत? टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में, कंडक्शन होने में टाइम लगता है। उसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे को गर्मी देगा, दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे को गर्मी देगा, तीसरा मॉलिक्यूल चौथे को गर्मी देगा। इसे पहुंचने में टाइम लगेगा ना। टाइम टेकिंग जॉब है यार, तुरंत थोड़ी लग जाएगा। आप लोग देखोगे रात में, झारखंड वाले तो ज्यादा मतलब ये सब करते होंगे। वहां पे मैंने देखा है काफी लोग, ट्राइब्स रहती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है देखकर। मैं गया था एक बार रांची में, तो वहां पे जैसे लोग ठंड में बढ़िया हाथ वाथ सेकते हैं। हमारे यूपी में भी ऐसे होता है, गांव में, गांव साइड और शहर में भी करते हैं लोग। तो जब हाथ सेकते हैं तो जो पास बैठा होता है उसको तुरंत गर्मी लगती है, जो दूर होता है उसको थोड़ी देर में समझ में आता है। जबकि रेडिएशन हो रहा है वो तो और फास्ट होना चाहिए। तो उसमें जब आपको टाइम लग रहा है तो आप सोच लीजिए। तो यहाँ हीट ट्रांसफर का मौका नहीं मिला। 2 mm मतलब लाखों नाखून जितना है, टाइम ही नहीं मिलेगा। भच से पानी निकल जाएगा तो क्या, उस टाइम उसके लिए रुकना चाहिए ना, तब ना हीट ट्रांसफर कुछ होगा। तो जो भी आपका ये डिवाइस है, ये जो डिवाइस है, इसमें कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, कांटेक्ट में आ ही नहीं रहा है। बस छूते हुए निकल जा रहा है, एकदम स्पीड से छूते हुए निकल जा रहा है। जगह भले ही कम है लेकिन छूते हुए निकल जा रहा है। और प्रोसेस इरिवर्सिबल है, बिल्कुल है। जहां भी फ्रिक्शन की बात आ जाएगी वो प्रोसेस हाईली इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल बस मत बोलो, हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस। याद रखना, थ्रॉटलिंग डिवाइसेस में ये डिवाइसेस हाईली इरिवर्सिबल होते हैं। आपसे ये एग्जांपल भी पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा भी जाएगा उसमें क्या वर्क डन होता है, उसमें क्या हीट ट्रांसफर होता है, और हीट ट्रांसफर क्यों 0 होता है, वर्क डन क्यों 0 होता है। ये रीजन आपसे पूछा जा सकता है। और ये आइजेंथाल्पिक प्रोसेस होता है। H1 इज इक्वल टू H2। जैसे आप, अब ये मैंने H1 इक्वल टू H2 का आइजेंथाल्पिक का मतलब ये होता है कि जहां इंथैल्पी सेम होती है एंट्री और एग्जिट में। अब आप सोच रहे हो H1 इक्वल टू H2 कैसे लिख दिया मैंने? तो भैया मैंने पहले ही कहा है आपसे, H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस Z इंटू Z1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस Z इंटू Z2 प्लस वर्क डन। ये जो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है ना, ये ओपन सिस्टम का बाप इक्वेशन है। बाकी सब इसके बच्चे हैं, और सबका कोई ना कोई बाप होता है। कोई ये बोल नहीं सकता कि इसका बाप कोई नहीं है। ठीक है, इसी पिक्चर में डायलॉग होता है कि मेरा बाप नहीं है, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई इंसान होगा ही नहीं जिसका बाप कोई ना हो। कोई ना कोई तो होगा ही। तो ये जो बाप इक्वेशन है आपकी, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, आप इसमें देखिए, जैसे मान लो ये पाइप ऊपर है, ठीक है, और नीचे आपका ये डेटम है, ये डेटम है, ठीक है। अब आप रेफरेंस देखिए, आप रेफरेंस देखिए, वो एंट्री यहाँ हो रही है, इसकी एंट्री यहाँ हो रही है, Z1, एग्जिट यहाँ हो रहा है, ये Z2। तो मेरे भाई Z1 और Z2 तो सेम ही हुआ ना यार। तो ये तो सेम ही निकल के आएगा, इसको काट दो पहले ही। और हीट और वर्क तो मैंने पहले बता दिया 0 होता है आइसेंथाल्पिक में। और वेलोसिटी लोगे, वेलोसिटी का क्या लेना देना यहाँ से? यहाँ कोई वेलोसिटी है क्या भैया? वेलोसिटी, ये जब 2 mm की पाइप है तो 2 mm पहले मान लो अगर 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, तो 2 mm में उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी। 5 से क्या हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा क्या? कुछ नहीं होगा। 5.00000000, थोड़ा बहुत कुछ बदल गया तो बदल गया, वेलोसिटी वही रहेगी। इसलिए वेलोसिटी को भी आप काट दीजिए। तो बचा क्या मेरे भाई? देख लो आपके सामने है, एंथैल्पी सेम रहेगी, एंथैल्पी नहीं बदलती। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में यही सबसे इंपॉर्टेंट है। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में आपसे सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, जो आपको एकदम गांठ बांध करके एकदम याद रखना है,
मतलब इतना स्टार मार लो जितना स्टार मार सकते हो। ये तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस, ये आपको याद होनी चाहिए एकदम। ये जो आखिर ये आइजेंथाल्पिक प्रोसेस होती है, ये आपको याद होनी चाहिए। जितना स्टार मार सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये तो आपसे पूछेगा ही, लिख के ले लो। अब थ्रॉटलिंग प्रोसेस फॉर नॉन आइडियल गैस देखते हैं। अगर थ्रॉटलिंग प्रोसेस, पहले आइडियल गैस को देखते हैं। जब आइडियल, देखो थ्रॉटलिंग प्रोसेस में एक चीज तो कंफर्म है कि इंथैल्पी तो सेम होनी है। तो ये आइडियल गैस के लिए अपन बात कर रहे हैं। ये पहले हम अपन बात कर रहे हैं किसकी, आइडियल गैस के लिए। फॉर फॉर आइडियल गैस के लिए अपन बात कर रहे हैं। तो आइडियल गैस में मैंने पहले ही कहा था, इंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जूल्स लॉ में अपन पढ़े थे कि इंटरनल एनर्जी जो है टेम्परेचर के फंक्शन होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इंथैल्पी भी मैंने प्रूव किया था, आप पिछले लेक्चर में देखेंगे कि इंथैल्पी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है आइडियल गैस के केस में। तो मैं इसमें डायरेक्टली लिख सकता हूं कि T1 इज इक्वल टू T2। अगर कहीं थ्रॉटलिंग प्रोसेस होगा तो उसमें आपकी कंडीशन लिखी रहेंगी कि H1 इक्वल टू H2 होता है, Q इक्वल टू 0 होता है, W इक्वल टू 0 होता है, T1 इक्वल टू T2, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। और फिर आपसे बोल रहा है कि इसमें मल्टीपल आंसर सही है, तो कौन कौन से सही है। तो आप T1 इक्वल टू T2 को सही करना कब, जब क्वेश्चन में लिखा हो आइडियल गैस। अगर उसमें क्वेश्चन में लिख दिया है आपका रियल गैस, रियल गैस लिख दिया है, विच इज नॉन आइडियल गैस, नॉन आइडियल गैस अगर लिखा है, तब आप T1 इक्वल टू T2 नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वहां टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, वहां टेम्परेचर घट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब कैसे घटता है कैसे बढ़ता है वो मैं देख लूंगा, आप भी देखिए कैसे बढ़ता है कैसे घटता है। क्योंकि एक बात तो कन्फर्म है, चाहे रियल गैस हो चाहे आइडियल गैस, इंथैल्पी तो सेम होगी। और इंथैल्पी होती क्या है, U1 प्लस P1V1 इज इक्वल्स टू U2 प्लस P2V2। अगर मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि P1V1 इज ग्रेटर देन P2V2, तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, U2 इज ग्रेटर देन U1 हो जाएगा और T2 इज ग्रेटर देन T1 हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर आपका बढ़ा इस केस में। क्योंकि अगर आप देखो इन दोनों का जो सम है वो इन दोनों के सम के बराबर है। आप कह रहे हो कि P1V1 P2V2 से बड़ा है, आप ये कह रहे हो कि P1V1 P2V2 से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है U2 को बड़ा होना पड़ेगा इन दोनों को बराबर करने के लिए। तो बराबर कैसे हो पाएगा, बराबर तभी होगा ना, U1 प्लस P1V1 इज इक्वल्स टू U2 प्लस P2V2 तभी होगा अगर आप कह रहे हो कि P1V1 P2V2 से बड़ा है। आपने कह दिया कि एक टर्म जो है ये वाला टर्म P2V2 से बड़ा है। अब U2 U1 से बड़ा होगा तभी U1 प्लस P1V1 हो पाएगा U2 इक्वल टू U2 प्लस P2V2 के बराबर। समझ रहे हो, जैसे मान लो 2 + 5 है, ठीक है, तो 3 + 4 होना पड़ेगा। मतलब टोटल देखो दोनों दोनों तरफ क्या है, 7, 7 इक्वल टू 7। मैं ये कह रहा हूं कि 5 इज ग्रेटर देन 4, तो जाहिर सी बात है ना मेरे भाई 3 इज ग्रेटर देन 2 होना पड़ा ना इसको 3। क्या ये इसको हम यहाँ 2 लिख दें, 2 लिख देंगे तब ये 6 नहीं हो जाएगा, मगर इसको बड़ा होना पड़ जाएगा इस वाले से। अगर आप एक को बड़ा ले रहे हो तो दूसरे वाले का दूसरा वाला बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को, ये ऐसे है। और अगर आपका P1V1 इज लेस देन P2V2 है, तो मेरे भाई आपका U1 इज ग्रेटर देन U2 हो जाएगा। मतलब T1 इज ग्रेटर देन T2 हो गया। मतलब एंट्री में टेम्परेचर ज्यादा था, एग्जिट में टेम्परेचर कम है, इसका मतलब टेम्परेचर घटा होगा। ये आपको याद रखना है। मतलब आपको ये सब नहीं याद रखना है, ये सब पंचायत आपको क्या याद रखना है, इंथैल्पी सेम होता है आइडियल गैस में, टेम्परेचर भी सेम होता है। रियल गैस में इंथैल्पी तो सेम वहां भी होगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ये आपको याद रखना है। अब एक बहुत ही, देखो अनस्टेडी स्टेट तो आपके सिलेबस में है नहीं एक्चुअली, क्योंकि ये बहुत टफ चीजें हो जाती हैं इसमें बहुत ज्यादा। लेकिन फिर भी मैंने एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी मान के चलो आप कि मैं लेकर चल रहा हूँ कि आपसे एक चीज पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, जो अनस्टेडी स्टेट में हम लोग देखते हैं।
उसको डेरिवेशन कराना कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता तो डिराइव भी करा देता, लेकिन उसमें आपका पूरा आधा घंटा बर्बाद हो जाएगा और कोई मतलब निकलेगा नहीं। लास्ट में करना आपको यही है जो मैं दिखा रहा हूँ। मान लो ऐसा आपके पास इंजीनियरिंग में अगर आपसे पूछ लेता है, अगर पूछ लेता है कि एक टैंक दिया है, देखिए ये जो है आपका, ये एक टैंक है, इसमें कुछ भी नहीं है। पहले पहले इसमें कुछ भी नहीं, इनिशियली इवाक्यूएटेड का मतलब ये कि पहले ये खाली था। अब उधर से ऊपर एक सप्लाई पाइपलाइन है, उसमें से एयर जो है बह रहा है, जिसका इंटरनल एनर्जी था U1 और उसका इंथैल्पी था HI, और उसका टेम्परेचर था T1, TI मतलब TI उसका इनिशियल टेम्परेचर था। जो सप्लाई पाइपलाइन है, ये आपका सप्लाई पाइपलाइन है, सप्लाई पाइपलाइन, इसमें से एयर बह रहा है, ठीक है। अब ये बीच में आपका लगा हुआ है, एक प्लग लगा हुआ है जो उस पाइपलाइन के रास्ते को बंद किया हुआ है टैंक की तरफ जाने के लिए। मान लीजिए अगर फ्लूइड स्टार्ट एंटरिंग इन इंसुलेटेड स्टोरेज, मतलब कि मान लीजिए कि अगर इस प्लग को खोल दिया जाए और यहाँ पे अगर एयर को बहने दिया जाए, जो हमारा खाली टैंक पहले पड़ा था अब वहां पे एयर आ गया है, और अंदर का जो प्रेशर है वही अभी तब तक दो फ्लो कब तक होता है जब तक प्रेशर डिफरेंस रहता है। तो पहले तो यहाँ पे जब सप्लाई पाइपलाइन में जब बह रहा था आपका एयर, तब तो वहां उसका अच्छा खासा प्रेशर रहा होगा। लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ बहेगा, तो एक टाइम तब तक बहता रहेगा जब तक दोनों साइड प्रेशर बराबर नहीं हो जाता। तो वही मैंने लिखा है कि फ्लूइड स्टार्ट एंटरिंग इन इंसुलेटेड स्टोरेज टिल द प्रेशर इज सेम, देन फाइनल टेम्परेचर ऑफ द टैंक, जब दोनों का प्रेशर सेम हो जाएगा ना, सप्लाई पाइपलाइन और आपका इस टैंक का, और एयर यहाँ भी आ गया, अब एयर यहाँ भी जो खाली स्थान में भी एयर आ गया है। अब जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, मतलब दोनों सेम प्रेशर में आ जाएंगे, तो टैंक का टेम्परेचर क्या आएगा? तो भैया टैंक का टेम्परेचर जो निकल के आता है, ये डेरिवेशन है इसका बहुत बड़ा, लेकिन आपको कराने का कोई मतलब नहीं है। आपको तो ये बताने का भी कोई मतलब, ये तो मैंने जान बूझ के फैक्टर ऑफ सेफ्टी की भाई, क्या सालों का भरोसा पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं ना यार। पागल लोग तो बनाते हैं पेपर, कहीं भी क्वेश्चन, किसी भी कोई भी किताब जो सामने रखी उठा के, भले उस किताब में आंसर भी गलत दिया हो, वो गलत को भी सही बता देंगे कि यही सही है। तो आप जो आपका फाइनल टेम्परेचर निकल के आएगा वो T2 इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स ऑफ टी इनिशियल। गामा टाइम्स, गामा देखो हम यहाँ एडियाबेटिक इंडेक्स है। अब आप समझिए गामा की वैल्यू यहाँ पे तो 1.4 है, क्यों? क्योंकि हमारा सप्लाई पाइपलाइन में एयर है। बाई चांस अगर यहाँ हीलियम होता तब हम गामा की वैल्यू 1.67 लेते। हीलियम में गामा की वैल्यू बदल जाती है, मतलब वर्किंग सब्सटेंस अगर बदलेगा उसका गामा की वैल्यू दी रहेगी क्वेश्चन में 100%। हीलियम का आप याद रखो 1.67 होता है। और अगर आपका नाइट्रोजन उसमें अगर फ्लो हो रहा है, तो भाई एयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही तो होता है, तो आपको 1.4 ही लेना है। और वाट जो भी दिया रहेगा तो उसका गामा की वैल्यू दी रहेगी कुल मिला के, मतलब अगर हाइड्रोजन हुआ या फिर कुछ भी और भी हुआ तो। बस आप हीलियम को याद रखो। तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं आपकी कंप्लीट। अब ये एक टॉपिक और है, ये आपके क्योंकि एसएससी जेई में तो कई बार पूछा है, देखो अब बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि होता क्या है। एसएससी जेई में आया तो आधे लोग की तो हालत खराब होगी, अरे बाप रे ये पूछ क्या दिया है, स्टेट पोस्टुलेट कहीं दिया ही नहीं है, गिनी चुनी एक आध किताब में दिया है बस, एक बुक में दिया है मुश्किल से। अब वो लोग समझ ही नहीं पाए कि अरे बाप रे क्या हो गया भाई, क्या पूछ लिया। ये पिस्टन सिलेंडर मैं बना रहा हूँ। ये क्या है आपका पिस्टन सिलेंडर। ये स्प्रिंग कांस्टेंट, ये स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है। अब अंदर कुछ गैस है, यहाँ भी कुछ गैस है। स्टेट पोस्टुलेट्स क्या होता है, ये बेसिकली नंबर ऑफ वेरिएबल्स डेट क्लियरली स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ सिस्टम।
इज इक्वल्स टू n+1। n क्या होता है? नंबर ऑफ वर्क मोड। ये फार्मूला है, आपको याद रखना है। आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स डेट क्लियरली स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ सिस्टम, इतना बड़ा नहीं लिखेगा वो, बस पूछेगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स आप बताइए जो स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं, और कंडीशन कुछ ये या तो ये डायग्राम बना रहेगा या तो ये बना रहेगा। तो आपको मतलब क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है, मतलब ये तो मैं जनरली ढूंढ के लाया हूँ कि भाई ये दो कंडीशन हो सकता है। अब देखो गैस है और ऊपर से कुछ पिस्टन से, ये पिस्टन है, तो देखो गैस का कुछ प्रेशर होगा और ये कुछ धक्का धुक्की मारेगा तो चेंज इन वॉल्यूम कुछ होगा, मतलब कुछ ना कुछ वॉल्यूम चेंज करेगा, पिस्टन को या तो ऊपर कर देगा, या पिस्टन का वेट अगर ज्यादा हो तो पिस्टन नीचे आ जाएगा। तो मतलब वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंज होगा और प्रेशर में कुछ ना कुछ बदलाव होगा। लेकिन तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हुए? 2। लेकिन यहाँ पे आप देखो तो यहाँ प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम तो था ही, लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट भी आ गया, तो यहाँ नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हुए? 3। ठीक है। लेकिन आप ऐसे तो सोचोगे कि भाई इसमें क्या क्या बदलाव हो सकता, तब आपके दिमाग में टेम्परेचर भी आएगा, फिर आपका इंटरनल एनर्जी भी आएगा, लेकिन इस तरीके से नहीं सोचा जाता है इसमें। मैं ये बता रहा हूँ कितने वेरिएबल्स कम से कम चाहिए, कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल, सॉरी मिनिमम लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो वेरिएबल्स तो अपार है। कम से कम कितने वेरिएबल्स चाहिए कि सिस्टम के कंडीशन को डिफाइन किया जा सके। इसको निकालने के लिए समझा के कि भाई वेरिएबल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने वेरिएबल्स चाहिए कि हम सिस्टम के कंडीशन को समझ सकें। तो वो कैसे वेरिएबल्स निकाले, तो उसका मतलब यानी कि एक्सपेरिमेंट के द्वारा फार्मूला निकाला गया n+1। एन होता है नंबर ऑफ, आप नंबर ऑफ वर्क मोड देखिए कितने वर्क मोड हैं, जितने वर्क मोड हैं उसमें +1 कर देना, वही मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो जाएगा। आपके आरके जैन में भी ये 50 बार पूछा गया, 4-5 बार, और लोग उल्टा फुल्टा पता नहीं क्या आंसर वीडियो बना के डाल रहे हैं, पता ही नहीं किसी को क्या है, टॉपिक का भी नाम नहीं पता होगा, पूछ ना किसी कोई पढ़ रहा होगा ही ना, आप उसे पूछेगा स्टेट पोस्टलेट्स बताओ, ये आपके एसएससी जेई में पूछा हुआ है, ये आपके क्या कहते हैं ये राजस्थान जेई में पूछा गया है, ये आपके यूपी जेई में पूछा गया, ये महाराष्ट्र जेई में पूछा गया, गुजरात जेई में पूछा गया है, वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में पूछा गया, दुनिया में कहाँ कहाँ नहीं पूछा गया, और सब जगह सारी किताब में गलत आंसर दिया है, डायरेक्टली बस बता दिया गया है कि बी आंसर है, सी आंसर है, कोई एक्सप्लेन नहीं किया आज तक। मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। n+1 मतलब नंबर ऑफ वर्क मोड। भाई देखो इस वाले डायग्राम में आप वर्क मोड देखो भाई कितने, वर्क मोड देख लो बस खत्म। देखो पिस्टन जब ऊपर जाएगा, गैस इसको धक्का मारेगा, तो पीडीवी यही होगा। नंबर ऑफ वर्क मोड कितने हैं? 1। 1+1 हम कर दिए तो 2 आ गया। इधर वाले केस में आप देखिए नंबर ऑफ वर्क मोड कितने हैं, जब पिस्टन, जब गैस जो है पिस्टन को धक्का मार के ऊपर ऊपर की ओर लेके जाएगा, तो एक तो आपका पिस्टन वर्क हो गया, पिस्टन वर्क मतलब हाँ वही पिस्टन वर्क, पिस्टन वर्क, ये भी पिस्टन वर्क ही है, एक तो पिस्टन वर्क हो गया, पिस्टन वर्क। अब ये स्प्रिंग को धक्का मारेगा ना, तो स्प्रिंग भी अपना फोर्स लगाएगा नीचे की ओर, तो एक पिस्टन वर्क हो गया, एक हो गया स्प्रिंग वर्क। स्प्रिंग वर्क वो भी तो वर्क कर रहा है भाई, वो भी तो नीचे की तरफ धक्का मार रहा है, ½ kx²। जो स्प्रिंग वर्क निकलता है वो आपको ये फॉर्मूला याद ही रखना है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो समझो आप। आपको ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ वर्क मोड यहाँ हो सकते हैं। यहाँ भाई देखो ऊपर अगर मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो नीचे की तरफ इसको धक्का मार रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो गैस जो है इसको जब ओवरकम करेगा, उससे ज्यादा प्रेशर लगाएगा, तो पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा, तो पिस्टन का जो फाइनल वॉल्यूम है और पहले कितना वॉल्यूम था, दोनों का डिफरेंस ले लो और उसमें प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दो, उतना वर्क गैस कर रहा है, तो मतलब पिस्टन वर्क, पिस्टन वर्क कितना हुआ, एक ही वर्क इसमें दिख रहा है। सेकंड वाले केस में आप देखिए, जब आप धक्का मार के ऊपर उसको ले जा रहे हैं तो स्प्रिंग दब रही है, स्प्रिंग दब रही, तो स्प्रिंग को आप दबाओगे तो वापस वो अपने उसी पोजीशन में आने की, ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करता है, तो वापस जब धक्का मारेगा तो स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स लगेगा ही लगेगा, वो नीचे की तो पिस्टन को ढकेलने की कोशिश करेगा, मतलब वो भी वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे 2 वर्क हो गए, तो 2 वर्क हो गए +1 कर दो तो कितना हो गया,
नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3। फार्मूला आपको ये याद रखना है बस। वर्क मोड आपको बस किसी भी क्वेश्चन में आप नंबर ऑफ वर्क मोड्स देख लो बस, कितने वर्क मोड है और उसमें +1 कर देना, वही नंबर ऑफ वेरिएबल्स होता है। कभी कभी डायरेक्टली ऐसे पूछ लेता है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स आप बताइए टू अंडरस्टैंड द सिस्टम और टू कंप्लीटली विच कैन कंप्लीटली डिफाइन द सिस्टम, ऐसे उठपटांग बना देता है कुछ भी। और ये नहीं लिखा रहेगा कि स्टेट पोस्टुलेट से सब, ये टॉपिक का नाम है, बहुत लोगों को टॉपिक का नाम ही नहीं पता है तो किताब में ढूंढेंगे कैसे भाई? जब टॉपिक का नाम पता होगा तब ना आप किताब में ढूंढोगे कहाँ पे है। एक दो किताब में दिया है बड़ी स्टैंडर्ड बुक में, वो भी फॉरेन लेटर्स में। चलिए आपको मैंने ये भी बता दिया, जो किसी को नहीं पता वो आपको तो बताओ, क्योंकि जनरल इंजीनियरिंग कहा तो है अभी जनरल इंजीनियरिंग में पूछने लायक नहीं है, बताओ। एक लाइन का है, डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेगा आपसे। तो आज का लेक्चर करते हैं खत्म। आज आपको फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो गया, बेसिक पूरा खत्म हो गया। अब आपका सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बचा है जो 2 घंटे का है, और आपका 3 घंटे का वो बचा है, 2 ढाई घंटे सब हो सकता है 2 घंटे में खत्म हो जाए, वो भी हो भी सकता है क्योंकि उसमें कोई मतलब थोड़ा याद करने वाली चीजें ज्यादा है प्योर सब्सटेंस में, और जो समझाने वाली वो भी अच्छे से समझा जाएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं, अच्छे से। ठीक है, अभी सेकंड लॉ पढ़ाऊंगा, देखिए कितना मजा आएगा आपको। उसमें बहुत सारी चीजें स्टार्टिंग में अच्छा है, और 80% तो आपका जो स्टार्टिंग की जो 5 वीडियो है ना, उसी में से 80% आपको कवर हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन जो आएंगे 80% वहीं से आने हैं। तो मेरा काम, आज का लेक्चर का काम जो है वो पूरा हो चुका है। तो बाद में फिर मिलते हैं, क्योंकि इसके जस्ट बाद मुझे अभी एक दूसरा लेक्चर बनाना है आपके लिए, तो वो भी खत्म हो जाएगा। जल्दी सारी चीज़ें खत्म हो रही हैं, आप अपना प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत प्रैक्टिस कुछ करना है तो एसएससी जेई क्वेश्चन कर ली देख लीजिए, उसके सॉल्यूशन देख लीजिए, आपको 100% समझ में आएगा। बस वही चीज़ पढ़ना जो आपके सब्जेक्ट, जो आपके टॉपिक में हो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और आपका प्योर सब्सटेंस। तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ तो कल आपका मतलब एक दिन और खत्म हो जाएगा। बस उतना प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं तो कहूँगा कुछ मत करिए, चुपचाप क्लास पूरा पढ़ लीजिए अच्छे से, और जो एक आध दो चार पाँच 10-15 क्वेश्चन करा दूंगा वो कर लेना, बस मोर देन सफिशिएंट है। अगर क्लास को अच्छे से समझे हो तब तो 100% बनेगा। और थोड़ा सा अपने नॉलेज को टेस्ट करना है पढ़ने के बाद, तो आप एसएससी जेई के क्वेश्चन लगा लीजिए। तो ज़्यादा टफ है, ज़्यादा बड़ा न्यूमेरिकल टाइप का दिया है उसको मत करना, बाकी जो वन लाइनर है बस वही कर लेना। ठीक है, जो मान लो अगर 150 क्वेश्चन है तो आप 50 क्वेश्चन कर लेना बस वन लाइनर वाले जितने होंगे। ठीक है ना? तो ठीक है, आज के लेक्चर को बंद करते हैं, बाद में मिलते हैं फिर से अपन।